अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ मरियम खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाकी है। नाजरीन, इमरान खान के लॉन्ग मार्च की बात करेंगे। लॉन्ग मार्च को आज छठा रोज हो चुका है और ये लॉन्ग मार्च खूनी होता जा रहा है और इस लॉन्ग मार्च में अब तक 3 इंसानी जानें भी जा चुकी हैं। इमरान खान ने कहा है कि इस्लामाबाद पहुंचकर भी हमारी तहरीक खत्म नहीं होगी, बल्कि ये तहरीक 10 माह तक चलेगी जब तक इलेक्शन नहीं होते और 10 माह बाद तो वैसे ही आम इंतखाबात होने हैं। तो फिर लॉन्ग मार्च का क्या मकसद है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इमरान खान से 25 मई के वाक़े पर वजाहत तलब कर ली है कि क्या इमरान खान घबरा चुके हैं। इमरान खान ने बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था कि क्या कहा गया था। शहबाज शरीफ का चीन का दौरा और उस दौरे में वहां पर सीपैक, शम्सी तवानाई, ज़राअत और दीगर मंसूबों पर मुआहिदे कर रहे हैं। क्या शहबाज शरीफ का दौरा चीन कामयाब है? इन तमाम पहलुओं को आज मद्देनजर रखेंगे और हमारे साथ जो मौजूद है हमारे पैनल में, आपको इंट्रोड्यूस करवाएं। सलमान आबिद साथ हमारे साथ होंगे, वजाहत मसूद होंगे, खालिद फारूकी और जफर हिलाली हमारे साथ स्काइप पर मौजूद होंगे। सलमान आबिद साहब से मैं स्टार्ट करूंगी। सर, सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई के वाक़े पर वजाहत तलब कर ली है और ये लॉन्ग मार्च जो है लंबा होता जा रहा है। इमरान खान कहते हैं कि मुझे तो बिल्कुल मालूम ही नहीं था कि लास्ट टाइम क्या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, मुझे तो इल्म ही नहीं है। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए, बुनियादी बात यह है कि अभी जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, हुकूमत ने अभी तक जलसे की, एहतजाज की, लॉन्ग मार्च की या वहाँ पे धरना देने की कोई इजाज़त नहीं दी है। और ये मामला क्योंकि कोर्ट के अंदर आ गया है और इसको 25 मई के वाक़यात के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि 25 मई को जिस वक्त इमरान खान साहब ने कहा था कि वो रेड जोन में नहीं जाएंगे तो वो रेड जोन में चले गए थे, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हुकूमत अदूली हुई है। और ये भी कहा कि जो बाबर अमान साहब हैं और फैसल चौधरी साहब ने हमें मिस गाइड किया कि इमरान खान साहब ने यकीन दहानी करा दिया कि वो आगे नहीं जाएंगे। असल में ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अगर पीटीआई के मौजूदा लॉन्ग मार्च ने इस्लामाबाद में जाना है तो अब इसका फैसला भी बदकिस्मती से हुकूमत करने की बजाय वो मामला अदालत की तरफ रखना चाहती है कि अदालत की इंस्ट्रक्शन की बेसिस के ऊपर ये तय हो। जैसे आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है ना कि अगर अदालत तय कर देती है एक खास जगह, स्पेसिफिक जगह कि इससे आगे वो नहीं जाएंगे तो हमें कोई मसला नहीं है, हम इसकी इजाज़त दे देंगे। तो यही कहा जा रहा है कि रेड जोन की तरफ नहीं जाया जाएगा, एक ख़ास जगह पर जाकर वो एहतजाज कर सकते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की फिर एक इंस्ट्रक्शन आ जाएगी। हो सकता है इमरान खान साहब को वहाँ पर अपना तहरीरी जो है ना सबमिशन भी करवाना पड़े, जमानत भी देनी पड़े कि हम इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करेंगे और उसकी बेसिस के ऊपर फिर उनको इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन अगर वो तहरीरी तौर पर जमानत नहीं देते हैं तो फिर अदालत ज़रा रिलेक्टेंट होगी उस मामले में कि उनको इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, या कौन पीटीआई के अंदर से ये वजाहत देगा कि जो भी तय किया जाएगा उसको वायलेट नहीं करना। तो ये एक सूरत हाल बन रही है कि मामला जो है ना वो अदालत के पास होगा, अदालत ही शायद फैसला कर सके और उसको फिर हुकूमत ने भी उसको फॉलो करना है और पीटीआई ने भी फॉलो करना है। दोनों तरीक़ैन उस इंस्ट्रक्शन के ऊपर फॉलो करेंगे, जो वायलेट करेगा फिर अदालत ही उसको जिसे कहते हैं अकाउंटेबल कर सकेगी। अच्छा, वजाहत मसूद साहब, लॉन्ग मार्च तवील होता जा रहा है। 4 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना था, अभी तक गुजरावाला में है और 11 नवंबर तक एक्सपेक्टेड डेट दी जा रही है कि इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। ये तवील होने की क्या वजह है? क्या किसी इशारे का इंतजार किया जा रहा है? कोई नई स्ट्रैटेजी है? क्या मसला है? क्या लगता है? या कारकुन जो है वो उस तादाद में नहीं है जिसका वो तसव्वुर कर रहे थे? देखिए, मेरी राय में, और मेरी राय हमेशा गलत हो सकती है, बुनियादी तौर पे इंतज़ार किया जा रहा है कि कोई बिहाइंड द डोर्स सेटलमेंट हो जाए। लेकिन आज इमरान खान साहब ने जो कुछ फरमाया है उससे बहुत से मानी बरामद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब ये कहते हैं कि तहरीक इस्लामाबाद पहुँच के ख़त्म नहीं होगी तो गोया उन्होंने लॉन्ग मार्च की नाकामी, जो भी उसके हदफ लेके वो लाहौर से चले थे, वो मान लिए। 1 2, जब वो ये कहते हैं कि ये तहरीक अगले 10 माह तक चलेगी, इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि उनको फौरी इंतखाबात नहीं मिल पाएंगे। जब वो ये कहते हैं कि 26 साल से अवाम में सियासत करके 26 साल बनाए हैं उन्होंने, बाकी सारे सियासतदान फौजी नर्सी में पले हैं। हाँ। बिल्कुल सही है, भुट्टो साहब भी वजीर रहे, नवाज शरीफ साहब भी आमरीत के वजीर रहे, तो परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम का मुंतजिम कौन था? ताहलुल कादरी। और इमरान खान साहब जो है वो लाहौर के मीनार पाकिस्तान पे उनके जलसों में निज़ामत फरमाया करते थे और साथ में वो मरहूम तारक अजीज़ जो बेचारे हर हुकूमत के साथी थे। इनका ये कहना कि मैं तो मुल्क लूटने वालों को सजा देना चाहता था,
लेकिन नैब मेरे हाथ में नहीं था। ये बात उन्होंने 3.5 साल में तो नहीं की कि नैब मेरे हाथ में नहीं था। जब उन्होंने 3.5 साल में नहीं की तो बाकी लोग जो है जो हुकूमत में रहे हैं उन्हें किस मन में मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए। मेरा ये ख्याल है कि इमरान साहब जो है वो ये चाहते हैं, उनका वही एक ही सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि फ़ौज न्यूट्रल ना रहे और फ़ौज जो है वो उन्हें दोबारा इक़्तिदार में लाने में किरदार अदा करे। दैट इज़ द पर्पस। इसके लिए बाकी बातें हो रही हैं। और ये कहना बाकायदा आज तो अदालत में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि यकीन दहानी कराने के बाद बहाने नहीं किए जाते। कौन आज के मुल्क आज की दुनिया में ये तस्लीम करेगा कि 6 बजे या 7 बजे जो फैसला दिया गया था रात के 10 बजे वो आला क़यादत तक नहीं पहुंचा, वो नहीं पहुंच पाया था। बिल्कुल। तो ये गलत बयानी की जा रही है। जफर हिलाली साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जफर हिलाली साहब, गलत बयानी की जा रही है। इमरान खान की जानिब से कहा जाता है कि लाताल्लुकी का इज़हार कर दिया जाता है। कहा जाता है कि मुझ तक तो पैगाम पहुंचा ही नहीं था, मुझे किसी नोटिस का नहीं पता था। क्या लगता है आपको? मैं ये समझता हूँ कि इस आदमी का जो इस वक्त इमरान खान का जो स्ट्रेटजी है उससे ज्यादा कोई स्ट्रेटजी कामयाब हुआ ही नहीं है। ये कायद आजम के बाद इससे ज्यादा पॉपुलर आदमी जितने लोग आते हैं इसके इर्द गिर्द होने के लिए है ही नहीं, रहा ही नहीं है। और ये खींच रहा है इसको, बड़ा सही कर रहा है। रोज पता चल रहा है कितने लोग उसके पीछे आ रहे हैं, रोज पता चल रहा है कि दे सपोर्ट हिम, रोज उसके साथ उठते हैं और कहते हैं आगे बढ़ो। आप नहीं देख रही हैं ये कि आप समझती हैं सिर्फ 2000 लोग हैं उधर। आप नहीं देख रही हैं कि ये क्या हो क्या रहा है। और उनको और भी और प्रेशर डल रहा है पीडीएम पे। नहीं, पीडीएम तो कुछ नहीं है। पीडीएम को पता है कि अगर इलेक्शन में उनका कोई चांस होता तो अभी तक वो अग्री कर लेते। 70-80% पोल्स दिखा रहे हैं कि ये आदमी की सपोर्ट है और ये कह रहे हैं कि खत्म हो गया, हार गया है, खत्म हो गया है। क्या कह रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रही है। और आप समझते हैं माशाल्लाह इमरान खान से अगर माशाल्लाह हो तो पीडीएम खुश होगी, इसलिए उनके पास तो हुकूमत आनी ही नहीं है ना एज अ रिजल्ट ऑफ इलेक्शंस। तो क्या हो रहा है मुल्क के साथ? आप समझते हैं इधर कोई इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पीस हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है? ठीक, अच्छा सही, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। वजाहत मसूद साहब, आपको क्या लगता है? फवाद चौधरी ने कहा कि हम बार बार तारीख देंगे, थका के मारेंगे। फवाद चौधरी के अपने कारकुनों को तो नहीं थका रहे? उनको शायद बुनियादी फिजिक्स का इल्म नहीं है। जो लोग सड़क पे होते हैं वो थकते हैं, जो अपने घर में बैठे हुए अपने दफ्तर में बैठे हुए वो थकते हैं। और मैं भाई मोहतरम ज़फ़र हिलाली साहब का बहुत एहतराम करता हूँ। ही हैज़ अ हिस्ट्री, हिज फैमिली हैज़ अ हिस्ट्री इन दिस कंट्री एंड वेरी रिस्पेक्टेबल वन। इनको जून 66 का भुट्टो साहब का पिंडी से लाड़काने तक का, कराची तक का सफ़र भूल गया। इनको अप्रैल 88 में बेनज़ीर का इस्तकबाल याद नहीं है। इनको जो है वो उसके बाद जो जलसे जुलूस होते रहे वो याद नहीं है। ये वैसे अजीब सादा लौही है कि हर हजूम के बारे में ये कहा जाए कि ये तारीख़ का सबसे बड़ा हजूम है। बीच में एहतरामन जो है वो भी पता नहीं कि क्या वजह, बेचारे कैद आज़म को जो है वो इस एजाज़ से महरूम कर दिया जाता है। ये तो ये भी कहेंगे कैद आज़म भी इतने मकबूल नहीं थे, इसलिए कि आबादी ही इतनी नहीं थी। तो पूरे पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ 40 लाख थी, तो उसमें ज़ाहिर है कैद आज़म बेचारे इतने लोग जमा नहीं कर सकते थे। मसला ये है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत का सबूत जो है वो इंतखाबात में मिलेगा और इंतखाबात दस्तूर के मुताबिक ही होंगे, क्योंकि मियाद जो है वो हुकूमत की होती है, वज़ीर आज़म की मियाद नहीं होती पार्लिमानी जमहूरियत में। ठीक, खालिद फारूकी साहब, लॉन्ग मार्च तवील होता जा रहा है और फवाद चौधरी ने कहा कि हम जारहाना पॉलिसी अपनाएंगे, इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने भी शहबाज शरीफ को हिदायत जारी कर दी है कि जो है जारहाना पॉलिसी अपनाई जाए। क्या लगता है ये लॉन्ग मार्च जो है ये तसादुम का शिकार तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए मरियम, तसादुम का तो खतरा है और जिस तरह के बयानात भी हैं, जिस तरह की तैयारियां भी हैं, हुकूमत का भी जो मूड है, वज़ीर दाखिला जो कुछ कहते हैं और जो कुछ पीटीआई के लोगों ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने, केपीके के मिनिस्टर ने जो कहा, खुद इमरान खान अपनी से जो कुछ बता रहे हैं, उसमें तसादुम का तो खतरा है और हालात किसी तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन ये लॉन्ग मार्च जो अभी नई तारीख थी कि 10-11 तारीख को, पहले रावलपिंडी में 10 को और फिर 11 को इस्लामाबाद में, मेरा नहीं ख्याल कि 10-11 तारीख को भी ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा। हो सकता है कि इमरान खान को अगली तारीख दे दे जो 1 हफ्ता बाद की तारीख हो, क्योंकि उनके लॉन्ग मार्च का ताल्लुक जो है वो ना तो इंतखाबात से अकेले है और ना ही
आर्मी चीफ के तैनाती से, दोनों चीजें इकट्ठी हैं। क्योंकि जो कुछ इस वक्त हम देख रहे हैं और जो खबरें भी हैं, उसमें सबसे बड़ा हदफ इमरान खान का आर्मी चीफ के तकर्रुर से है। वो अपनी मर्जी का जिस तरह का चाहते हैं, या उस पे उनकी जो वो समझते हैं कि उनकी राय होनी चाहिए, और वो नहीं समझते कि इस हुकूमत को वो जो है तकर्री वो करनी चाहिए। ये भी मुमकिन है जो आज इमरान खान ने बात की कि उनकी तहरीक अगर 10 महीने इलेक्शन नहीं आते तो तहरीक उनकी 10 महीने जारी रहेगी। इसका मतलब फिर यह है कि वो समझते हैं कि इलेक्शन अगर 10 महीने के बाद जाते हैं तो कम से कम वो उस वक्त तक किसी आर्मी चीफ की तब्दीली के बगैर, नई तकर्री के बगैर, मौजूदा जो सिस्टम चल रहा है, मौजूदा सेटअप जो चल रहा है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इसी को वो चलाते रहे। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि कुछ अर्सा पहले ये खबरें भी थी, ये इतलात भी थी, ये कहा भी गया कि इमरान खान मौजूदा आर्मी चीफ को तौसीह देने के हक में है एक मुख्तसर मुद्दत की। वो तौसीह नए इलेक्शन तक होगी, नए इलेक्शन के बाद जो नए आर्मी चीफ का तकर्रुर हो वो नई हुकूमत करे। और ये इमरान खान का पर्पस हो सकता है कि वो समझें कि एक तो नए इंतखाबात की जब तारीख आए उस वक्त तक ये सेटअप चले, और इस सेटअप को चलाने के लिए वो एक प्रेशर जो बिल्ड कर रहे हैं वो बिल्ड करते रहे। नया तकर्रुर जो है वो समझते हैं कि हुकूमत इस हुकूमत को करने ही नहीं देना। ये है उनकी बेसिक जो इस वक्त मंशा है जिसका वो इजहार कर रहे हैं। बाकी जैसे हिलाली साहब ने कहा, स्पोर्ट, इससे कोई इनकार ही नहीं कर रहा कि इमरान खान को पब्लिक की सपोर्ट नहीं है। लेकिन जो वजाहत भाई ने ये बात की है कि पब्लिक सपोर्ट जितनी भी होती है उसका बैलेट बॉक्स से अंदाजा होता है कि आपको वोट कितने मिले और आप कितने वोट लेके कामयाब हुए। जो पिछले इंतखाबात हुए थे उसमें इमरान खान के पास जितने वोट मिले थे उनको, और जितनी उनको सीटें मिली थी, इसका इमरान खान को अंदाजा नहीं है कि उनके लिए क्या क्या चीजें मैनेज हुई। मुझे तो हैरत ये होती है कि जब इमरान खान दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है, वो कहेंगे कि फलां ने करप्शन की, फलां ने ये किया। भाई नैब अगर कुछ नहीं करता था तो आप क्यों बैठे रहे खामोश? आपने क्यों उस तमाम अरसे में ये बात क्यों नहीं की? आप तो कहते थे हम सेम पेज पर हैं। फिर आप जिन लोगों के बारे में बात करते हैं कि उन लोगों को वहां इदारों से प्रमोट किया जा रहा है या प्रोटेक्शन उनको मिल रही है, वो सारे तो आपके साथ भी रहे हैं ना। या तो आप एक ऐसे डेमोक्रेटिक फोर्स के तौर पे रहते हमेशा से कि आप कहते कि मैं किसी की सपोर्ट नहीं लूंगा, अब भी आप उसी एस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग रहे हैं। अब भी मतलब आप उन्हें ही कहते हैं सपोर्ट करें तो वो ठीक है, किसी और की सपोर्ट की जाए तो वो गलत है। अभी देखिए ना, वो इन्हीं को कहते हैं ना कि जी मुझे सपोर्ट करें और मेरी सपोर्ट करेंगे तो आप ठीक है, अगर नहीं सपोर्ट करेंगे फिर आप न्यूट्रल का लफ्ज देके फिर आप ताने देते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इमरान खान को एक डेमोक्रेटिक जो है ना एक रवैया थोड़ा सा इख्तियार करने की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनको पब्लिक सपोर्ट भी है, अवाम उनके साथ भी है, ज़िमनी इलेक्शन वो जीते भी हैं। इसका अमली मुजाहिरा वो अगले इलेक्शन में करें। ये लॉन्ग मार्च जो है ये पाकिस्तान की मईशत को भी बर्बाद कर रहा है और पाकिस्तान में सियासी इंतशार भी फैला रहा है। इसके नतीजे में अगर आप सिर्फ इलेक्शन की मांग करने जा रहे हैं तो इलेक्शन तो होने ही होने हैं, 6 महीने के बाद नहीं, 5 महीने बाद हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा सलमान आबिद साहब, जैसे कि खालिद फारूकी ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की कि इमरान खान की इस बात से ये लगता है कि वो उन्होंने इस बात को तस्लीम कर लिया कि इलेक्शन तो होने ही 10 महीने के बाद है। तो आपको क्या लगता है इस लॉन्ग मार्च का मकसद फिर क्या है? आपने बोला कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद जाके खत्म नहीं होगा, लॉन्ग मार्च 10 महीने तक चलता रहेगा जब तक इलेक्शन की कॉल नहीं दे दी जाती। इसका क्या मतलब है कि आप तो थक गए हैं, हुकूमत के प्रेशर में आ गए हैं? बड़ा सादा सा जवाब है कि जब तक इंतखाबात नहीं होंगे वो अपनी तहरीक को जारी रखेंगे। अगर आप 4 महीने के बाद इंतखाबात नहीं कराएंगे, 6 महीने तक नहीं कराएंगे, 8 महीने तक नहीं कराएंगे, 10 महीने तक नहीं कराएंगे, तो इसका मतलब है मैं अपनी तहरीक जारी करूंगा, मैं घर नहीं बैठूंगा। 10 महीने बाद होने हैं तो उस तहरीक का क्या फायदा? मतलब पहली बात तो सुन लेना, मतलब ये कि वो ग्राउंड के अंदर रहेंगे, वो उसका मुकाबला करेंगे। ठीक। अभी वजाहत साहब ने कहा जी कि इंतखाबात तय करते हैं। अब क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात को तो ये इंतखाबात मानते नहीं है, ठीक है ना ये जुलाई के इंतखाबात को इंतखाबात मानते हैं, ना ये अक्टूबर के इंतखाबात को इंतखाबात मानते हैं, क्योंकि वो इंतखाबात थोड़ी थे। अच्छा 2018 के इंतखाब में तो मान लिया चले इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, इस दफा तो वो इस्टेब्लिशमेंट टक्कर लेके इलेक्शन जीत कर आए, ठीक है। 20 सीटों पे जुलाई में जीते हैं, अभी जीते हैं। चले आम इंतखाबात में देख लेंगे इमरान खान साहब कितनी भारी अक्सरियत से हारते हैं, वो भी पता चल जाएगा। लेकिन अभी जो रिसेंट है, जब यही तहरीक इंसाफ बाई इलेक्शन हार रही थी बड़ी तवातर के साथ, तो उस वक्त तो सारे लोग कह रहे थे देखा तहरीक इंसाफ अपनी मकबूलियत खो चुकी है। अब जब वो जीत रही है तो अब तहरीक इंसाफ नहीं जीत रही, मंतक क्या दी जा रही है, वो तो उनकी अपनी सीटें थी, जैसे वो कोई आसमान से लेके आए थे सीटें। भाई इन्हीं सीटों के अंदर से तो आपने उनको हराया भी तो है ना, मुल्तान की सीट भी उनके पास थी,
कराची की सीट भी उनके पास थी। तो इसलिए एक तो ये हकीकत तस्लीम करें कि उन्होंने अपने बैलेट के साथ भी मनवाया अपने आप को। आप उसको इंतखाबात नहीं मानते तो एक अलग बहस है। अब आ जाए, बात यह है कि इमरान खान साहब का एक मुतालबा है अर्ली इलेक्शन का, वो पूरा होता है नहीं होता अलग बहस है। इंतखाबात 4 महीने के बाद हो, इंतखाबात 10 महीने के बाद हो, क्या आप किसी सियासी जमात को यह कह सकते हैं कि आप घर जाके बैठ जाए? भाई अगर इमरान खान अर्ली इलेक्शन का मुतालबा कर रहा है तो ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब जब 2018 के इंतखाबात के बाद असम्बलियां तोड़कर फौरी तौर पे नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे थे, उस वक्त हमें कोई मसला नहीं था क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल था ना सारा का सारा। फिर जिस वक्त बिलावल साहब कराची से लेके चले लॉन्ग मार्च, ये कह के कि इमरान खान साहब इस्तीफा दो और नए इंतखाबात कराओ, उस वक्त भी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर जब मरियम ने कहा कि जनाब आप इस्तीफा दें, असम्बलियां तोड़ें, इंतखाबात कराएं, उस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन से वायलेट नहीं हो रहा था कि उनको मुद्दत पूरे नहीं करने दी जा रही थी। यानी एक अजीबो गरीब मखमसा है, जब बाकी जमातें वो काम करें तो सब ठीक है जी, जमहूरियत का हक है। इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद में इजाजत दी या नहीं दी? अच्छा, जब बिलावल साहब आए तो उनको लॉन्ग मार्च की इजाजत मिली या ना मिली? जब वो मरियम गई तो उनको इजाजत मिली या ना मिली? आज आप कहें जी 3000 कंटेनर लगा के बैठ गए हैं, इस्लामाबाद हम सील कर देंगे, अब रेड जोन को भी बढ़ा देंगे, रेड जोन को और उसको एक्सपेंड करने की बातें हो रही हैं। तो जितना मर्जी जोर लगाना आप लगा ले। फिर कहते हैं कि इमरान खान की रैली नाकाम हो गई है। ओ भाई, रैली नाकाम हो गई है तो दिखाएं इसको लाइव कवरेज के ऊपर, लोगों को पता चले कि इमरान खान नाकाम हो गया है। 500 लोग हैं उसके पास, हजारों की तादाद में लोग ही नहीं है निकले। फिर कहते हैं जी इमरान खान नाकाम हो गया है। अच्छा जी, नाकाम हो गया तो फिर उसको शो करें, लोगों को पता चले। आपने सब चीजों पर बैन लगाया हुआ है, फिर आप कहते हैं जी वो तो सोशल मीडिया की मदद से अपनी कैंपेन चला रहा है ना। ठीक, तो इसलिए ये याद रखें कि इमरान खान इस वक्त मैदान के अंदर खड़ा हुआ है, वो लंदन में जाके नहीं बैठ गया, 8 हफ्ते की दवाई लेने नहीं गया वो। ठीक है, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक है, वजाहत साहब, आपको क्या लगता है कि वाकई इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त है और जब उनकी बारी आती है तो उनको इजाजत नहीं दी जाती है, एनओसी प्रोवाइड नहीं किया जाता? देखिए, मैं पाकिस्तान के लोगों के सियासी शऊर के बारे में हमेशा एक बात कहता हूँ कि ये कमज़ोर सियासी शऊर वाले लोग हैं। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स होती ही उस मुल्क में है जहाँ पे लोगों का जो फैसला है वो इशू बाय इशू की बजाय इस बुनियाद पे हो कि हम फलां पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और हम फलां शख्सियत को फॉलो करते हैं। अब मैं इसमें कुछ माजी की बड़ी मुहतरम शख्सियात आती हैं, उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पाकिस्तान का पॉलिटिकल कल्चर है ही पर्सनैलिटी बेस्ड। यस, इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल, आई कैन बी रॉन्ग, माई गुड फ्रेंड्स कैन बी करेक्ट जी, धड़े पे चला जाता है, बल्कि ख़ानदान तक कहते हैं कि हमारा ख़ानदान तो फलानी पार्टी का हामी है। तो मैं तो इसको जो है ना इस सियासी शऊर पे बहुत शुबा और शक रखता हूँ। लेकिन मैं उसके बावजूद ये कहूँगा कि 2018 के इंतखाबात के बाद जब एहतजाज किया जाता था तो उसकी वजह यह है कि 2018 के इंतखाबात से ज़्यादा विद अ वेरी अगली इलेक्ट्रल हिस्ट्री इन आवर कंट्री 1970 के इंतखाब भी शफाफ नहीं थे। 1997 के इंतखाबात कैसे थे? 1997 के वो मानते हैं? नहीं मानते। 2002 के इंतखाबात को मानते हैं? नहीं मानते। 2002 के इंतखाबात की जरा रिपोर्टें उठा के देखें, तारीख के बदतरीन इलेक्शन इंटरनेशनल रिपोर्टों ने लिखे हैं, आपने 2018 को कह दिया। तो जी मैं माफ कीजिएगा, जो है ही एक डिक्टेटर, भाई एक डिक्टेटर के नीचे इंतखाब में मैं अर्ज के देता हूँ 2002 के इंतखाबात लोगों के ज़मीर की आवाज नहीं थे, जनरल एहतशाम ज़मीर की आवाज। अच्छा, अभी जो टॉपिक हम उस पे रहते हैं तो वो बेहतर है। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र हिलाली साहब भी। ज़फ़र हिलाली साहब, आपको क्या लगता है पीडीएम की तरफ से भी यहाँ से हल्फ लिया जाएगा, उनसे हल्फनामे लिए जाएंगे कि वो पुरअमन रहेंगे? आपको क्या लगता है कि क्या वो हल्फनामों पर साइन कर देंगे? उनसे पुरअमन रहने के लिए हुकूमत इत्तेहाद पीडीएम के रहनुमाओं से भी हल्फ लिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से हिकमत अमली बनाई गई, आपको क्या लगता है कामयाब होगी? अगर हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है अगर वो साइन कर देते हैं और उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि करना भी चाहेंगे, अगर ना हो तो किसका कसूर है? फिर किसको आप ब्लेम करेंगे? क्या आप कहेंगे कि वो फेल हो गए इसलिए कि उन्होंने विद ऑल गुड इंटेंशंस कुछ चीज साइन किया था? देखिए, ये क्या बातें हो रही है? बात सिर्फ ये हो रही है कि इस वक्त टाइम जा रहा है, गुजर रहा है। आप समझते हैं कि चीन की गवर्नमेंट चाहेगी कि फिर निगोशिएट करे उस गवर्नमेंट के साथ जो 3 महीने बाद आएगी अगर इलेक्शंस होने वाला है? क्या आप समझते हैं कि वो कहेंगे फिर आके बैठो, ये 17 एग्रीमेंट्स जो हुए? देखिए, इट मेक्स नो सेंस कि अगर आप एक डेमोक्रेसी है और
आपके पास एक गवर्नमेंट जो है वो मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, इट हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली इलेक्टेड। मैं भूल जाए उस पे कि क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और वो जो सिंध हाउस में क्या हुआ ना हुआ, वो सब भूल जाए। ठीक, आप सिर्फ मुझे बताएं, व्हेन डेमोक्रेसी व्हाट यू हैव स्वर्न टू एक्सेप्ट और डेमोक्रेसी डिमांड कि एक इलेक्शन हो एंड द पीपल शुड स्पीक, उस पे आप लड़ रहे हैं और हर चीज पे उसके यू आर कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, इलेक्शन नहीं होना चाहिए। चंद महीनों की बात है फिर भी आप इलेक्शन नहीं होना चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मैं कहता हूं उनको कि भाई 10 महीने रह गए, 5-5 महीने ठहर जाओ, वो भी नहीं काफी है। माने व्हाट इज दिस, क्या हो रहा है ठीक। और टू व्हाट पर्पस, इसका मतलब क्या है? क्या आप 4 महीने और आप समझते हैं इलेक्शन रिजल्ट चेंज हो जाएंगे? ये शहबाज शरीफ का ये चाहता है? उसका जो असली काम है तो वो तो हो गया है ना, कानून तकसीम हो गए हैं, निकल गए हैं। नैब आपको पता है, नैब के पीछे अब की हुई है आईएमएफ कह रही है कि क्यों नैब को तुमने खत्म किया। और जो दूसरा इंतजाम है, that's not good enough. We want proper justice. We want people to be caught for corruption. In so many words. क्या खुदा के लिए, अगर if you don't know what's good for you, कोई आपको ये नहीं कर सकता। हाँ देखिए, ये जो आपके पैनलिस्ट हैं कुछ ने बड़ा अच्छे लॉजिकली आर्गुमेंट किया है। ठीक, सबकी जफर हिलाली साहब, सबकी अपनी राय होती है। यहाँ पर मैं उसके बाद बात करूंगी खालिद फारूकी साहब से कि ये लॉन्ग मार्च जो है, उन्हीं मार्च का रंग अपनाना शुरू हो गया है। दिन ब दिन 3 जानें अब तक जा चुकी हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात चल रही थी यहाँ पर लॉन्ग मार्च के हवाले से, और लॉन्ग मार्च जो है दिन ब दिन खूनी होता जा रहा है। 3 जानें जा चुकी हैं। पहले सदफ नईम जो कि रिपोर्टर थी वो जाँ बहक हो गई, शहीद हो गई। उसके बाद एक लड़का था, वो दरख्त से टकराकर कंटेनर पर जाँ बहक हो गया। आज गुजरांवाला में 2 बाइक पे सवार थे नौजवान, एक की टक्कर हुई, जाँ बहक हो गया। दूसरा शदीद जख्मी है, इस वक्त अस्पताल में है। खालिद फारूकी साहब, ये अभी तो बिल्कुल आगाज है लॉन्ग मार्च का, इतनी जानें चली गई हैं, और पीटीआई के कारकुनों को मजीद कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा, कितनी जानें देनी पड़ेंगी? ये बड़ी बदकिस्मती की बात है और अफसोस की बात है कि ये 3 अब बात हुई। और वो जो लाहौर वाला जो वाक़या था, यहाँ पे जो हमारी कुलीग, हमारी जूनियर कुलीग, हमारी साथी कुलीग और हमारी वो बेटियों बहनों की तरह हैं, तो वो शहीद हो गई उस हादसे में। बाकी ये जो आज गुजरांवाला का वाक़या हुआ, ये भी जाहिर है कि बड़ा अफसोसनाक है। तो इस तरह के वाक़यात से जितना भी बचा जा सके, इसमें बेसिकली जो जिम्मेदारी होती है वो जो मार्च के मुंतज़मीन होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो किस हद तक अपने हिफाजती इंतजामात रखते हैं। अगर इसमें लापरवाही का मुजाहरा हो रहा है तो मेरे ख्याल के मुताबिक पीटीआई को तंजीमी सतह पर इसका ख्याल करना चाहिए, क्योंकि उनका अभी कई दिन का सफ़र बाकी है। लेकिन मरियम देखिए, असल बात तो यह है कि ये तो हादसे हुए हैं। बिल्कुल। असल खतरा जो है जिसकी तरफ सारी दुनिया इशारा कर रही है वो ये है कि जब मई में जो पिछला जब धरना देने के लिए इमरान खान तशरीफ ले गए थे वहां अपने साथियों के हमरा 25 मई को, तो वहां जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ था, असल में वो था एक बिगनिंग एक थी जिसकी वजह से कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता था। जो हमने वहां तशद्दुद देखा, जो हमने वहां आग देखी, जो हमने वहां पे पुलिस की भी तरफ से ज्यादती देखी, वो एक बड़ा एक ऐसा वाकया था जो अफसोसनाक था। अब हालात एक दफा फिर उधर जाते नजर आ रहे हैं। अब असल तो चीज ये है कि हादसा से हटके अगर कहीं फोर्स का इस्तेमाल होता है और आप वायलेट करते हैं अपने ही किसी वादे को, आपने जो पिछली दफा भी रेड जोन में ना जाने का जो वादा किया था कोर्ट के साथ, उसकी वादा खिलाफी आपने की। आपने कोर्ट में जाकर कहा हमने ऐसी यकीन दहानी का हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो आज देखिए, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में इसीलिए नोटिस लिया है ना, और कहा है कि अभी तो आपके साथ बहुत नरमी का सलूक हो रहा है और अदालत बड़े तहम्मुल का मुजाहिरा कर रही है। अदालत ने कहा है कि अदालत को गुमराह किया जा रहा है, अदालत को गुमराह किया जा रहा है। सो ये मेरे ख्याल के मुताबिक इन मामलात को पीटीआई को और इमरान खान को सीरियसली लेना चाहिए, लेकिन वो किसी की भी नहीं मानते। बुनियादी चीज ये है। और इदारे जो हैं वो सारे के सारे कोई किसी हर इदारा जो है, मुझे यूं लगता है कि आज पहली बार पाकिस्तान में ऐसे है कि जहां हमें
अदलिया पर एतबार नजर नहीं आ रहा लोगों का, बहुत से लोगों का, और वो समझते हैं कि हमें अदलिया के फैसले कबूल नहीं है। हमें ऐवान सदर में ऐसी शख्सियत बैठी है जिस पर बहुत से लोग जो हैं एतराज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। हमें अपनी आला अस्करी क़यादत जो है उसके बारे में ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जो माजी में ऐसे नहीं होता था। करते रहे लोग, ये नहीं है कि माजी में करते नहीं, लेकिन एक दायरा था, उस दायरे को किसी ने, उस लिमिट को किसी ने क्रॉस नहीं किया था। इमरान खान वो तमाम लिमिट्स को, अब उनका ये डेमोक्रेटिक राइट अगर बनता है तब भी मेरे ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान जैसे मुल्क में अपने डेमोक्रेटिक राइट का भी इतना खुलेआम इस तरह इजहार नहीं करना चाहिए कि आप इदारों को सामने सड़क पे ले आएं और आप उनकी क़यादत को इस तरह सवाल करें। पाकिस्तान के अवाम कभी भी नॉन डेमोक्रेटिक नहीं रहे। वो अभी जैसे वजाह साहब कह रहे थे कि शऊरी एतबार से पीछे, लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक भी नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल सही। असल मसला ये है कि उनके डेमोक्रेटिक राइट का उन्होंने कभी भी इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह इमरान खान कर रहे हैं, जिन अल्फाज में वो कर रहे हैं, जो सवालात वो उठा रहे हैं, हर सवाल का उनके पास जवाब मौजूद है। बिल्कुल खालिद फारूकी साहब, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल हर सवाल का जवाब मौजूद है। किसी भी दौरे हुकूमत में इस तरह से नहीं हुआ। सलमान आबिद साहब, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपको क्या लगता है इस हवाले से? देखिए, बड़ी सीधी सी बात मैं बार बार कहता हूं कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद जाना है। उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से जाने से पहले, यानी इस्लामाबाद पहुंचने से पहले कोई तस्फिया हो जाए, जिसके लिए वो मुज़ाकरात कर रहे हैं। और मुज़ाकरात वो अकेले नहीं कर रहे, कोई और पार्टी भी उनसे मुज़ाकरात कर रही है। यानी इसका मतलब है काफी लोग चाहते हैं कि तस्फिया हो जाए। अगर ये तस्फिया हो जाएगा तो ये मुल्क की सियासत के मफाद में है। अगर तस्फिया नहीं होता तो जो बात अभी फारूकी साहब ने की, टकराव की कैफियत है। अब इस टकराव की कैफियत को खत्म करने के लिए एक ही तरीका कार है कि आपको तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी और हुकूमत को भी पाबंद करना पड़ेगा। अब हम ये तो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये तो राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये जो रोजाना 4-4 वजीर आके धमकियां दे रहे हैं, यानी राना सनाउल्लाह ने तो ये तो कहा कि हम इमरान खान का सर कुचल देंगे। उस वक्त किसी ने नहीं कहा कि ये बात हो रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दो इश्तियाल अंगेजी हुकूमत भी फैला रही है, वो जो रद्दमल पैदा कर रही है वो भी दुरुस्त नहीं है। हुकूमत को ज्यादा तदब्बर का मुजाहरा करना चाहिए, फहम फरासत का मुजाहरा करना चाहिए। अब अगर सुप्रीम कोर्ट को लाइन ड्रॉ कर देती है जो हुकूमत के लिए भी काबिल कबूल हो, इमरान खान के लिए भी काबिल कबूल हो, ना इमरान खान रेड लाइन क्रॉस करे ना हुकूमत रेड लाइन क्रॉस करे। अगर कोई पीसफुल डेमोक्रेटिकली इhtजाज करना चाहता है तो उसको एक रेड लाइन बना दें, उसकी जमानत ले लें और उसके मुताबिक कर लें, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि जनाब यहां पर जो है ना इंतशार हो जाए, और कोई नहीं चाहेगा कि वो चीजें पैदा हो। देखिए, रेड लाइन तो क्रॉस कर दी जाएगी, अगर नहीं भी की जाती क्रॉस, अदालत की जानिब से कह दिया जाता है कि रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी, और पीटीआई मान लेती है कि हम क्रॉस नहीं करेंगे, और बाद में फिर से लातालुकी का इजहार कर दिया जाता है। फिर उसके खिलाफ अदालत को कार्रवाई करनी पड़ेगी ना आइंदा फ्यूचर के लिए। फिर कोई उनकी बात पे एतबार तो नहीं करेगा ना इमरान खान की बात के ऊपर। देखिए, जब इस दफा जब चीजें आएंगी तो उस पर हुकूमत को भी पाबंद होना पड़ेगा, इमरान खान को भी सख्ती से पाबंद होना पड़ेगा। ये बार बार अदालतें आपको इस तरह से रिलीफ नहीं देंगी कि हर दफा आपको रिलीफ मिल जाएगा। अगर आप एक दफा वायलेट कर रहे हैं, दूसरी दफा वायलेट कर रहे हैं, तीसरी दफा बार मौका नहीं दिया जाता। वजाह साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, और मैं बुनियादी निकात जो सलमान साहब ने और उनसे इत्तफाक करता हूँ, लेकिन एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ फ्यूचर। फ्यूचर इज ए कंटिन्यूम ऑफ द पास्ट। 31 अगस्त 2014 को क्या हुआ था? आपने कहा कि हम डी चौक में नहीं जाएंगे, फिर आपने जमानत दी, आप डी चौक तक गए, उसके बाद आप रेड जोन में दाखिल हुए, आप वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंचे, आप पीटीवी हाउस तक पीटीवी तक पहुंचे, उसके बाद आप अदालत से इश्तहारी करार पाए। जब ये कहते हैं कि दूसरे इश्तहारी हैं तो ये भी इश्तहारी, ये भी, और इनके वो चचा जान, वो कज़न क्या थे इनके साहब, वो जो टोपी लेते थे अच्छी सी, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना, पहले वो नवाज शरीफ के कज़न थे जी, उस वक्त भी समधी वही थे, हमने नवाज शरीफ साहब का पास माफ नहीं किया हुआ। उसके बाद वो जरदारी के कजन भी रहे हैं, जरदारी से भी उनकी बड़ी मोहब्बत रही है। जी, वो हर लिहाज से था। अब इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जो है 25 मई को जो हुआ जी, वायलेट किया अदालत के सीधे अहकामात को, साफ अहकामात को मैं समझता हूँ वायलेट किया। तो उस कंटिन्यूम में कैसे हुकूमत जो है वो इक़दाम ना करे या हिफाजती इक़दाम ना करे। कल को वहाँ पे कुछ 10-15 लोग लाशें गिर जाती, क्योंकि लाशें गिराना पाकिस्तान की सियासत में इसकी एक हिस्ट्री है। ये रोहिदाद खान ने भी गिराई थी 4 जनवरी 65 को,
लालू खेत में, वो आज तक हम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान जो सिंध में लिसानी तकसीम हो रहा है, नसरुल्लाह खान ने गिरा दी थी। नसरुल्लाह खान 89 में, आपको मैं उसकी हसासियत की वजह से नाम नहीं ले रहा, वरना कौसर नियाज़ी, ये तो फिर देखिए होता रहा है, ये पास में तो होता रहा है। वजाहत साहब, इसका मतलब वजाहत साहब। डेमोन्स्ट्रेशन जो है बैन कर दिया जाए। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि तहरीक लब्बैक हो या ताहरुल कादरी हो, कौसर नियाज़ी हो या नवाज शरीफ हो या इमरान खान साहब हों, इनको जो रियासत वक्त होती है, हुकूमत वक्त होती है, रियासत वक्त हुकूमत वक्त जो होती है, उसका फ़र्ज़ है कि वो हिफाजती इक़दाम करे। बिल्कुल करे। कल को जो कल जी जी, या धमकी क्या होती है? आप कहते हैं हम, अच्छा, राना सनाउल्लाह ने जो कहा वो ठीक कहा। बेशक जो भी इस तरह की बात करेगा वो तो गलत ही होगा। में बहुत कुछ वो जो कह रहे हैं जी, ये मुझे नैब को जो है ना रोकने नहीं देते, ये मुझे इलेक्शन नहीं देते। मैं ये सामने देख रहा हूँ जो इमरान खान साहब फरमा रहे हैं, 30 साल से मुल्क को लूटने वाले चोरों का लफ्ज़ उन्होंने ऐसे रखा हुआ जैसे ये उनके ज़ाती को ये जा रहा है। चोरों का लफ्ज़ तो आपको याद है, पूरी मेरी बात सुनिए, पूरी सर 90s की सियासत में सभी चोरों एक दूसरे को चोर कहते थे। सब बेशक चोर कहते थे। अच्छा, गुजरावाला में भी हुआ है, बैनर्स लगाए गए हैं। फंडिंग वालों को मामले को 8 वर्ष तक लटकाया जाए, ये जो तोशा साहब, मैं आपसे दोबारा बात करूंगी। जफर हिलाली साहब की तरफ जाऊंगी। जफर हिलाली साहब, चोर की यहाँ बात हो रही है, तो आज गुजरावाला में बैनर्स लगाए गए हैं, घड़ी चोर, तोशाखाना चोर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? आप क्यों ऐसे कमेंट्स पूछ रहे हैं हमारे बारे में? एक बेइल्म बेहुदा पॉपुलेशन के बेहुदा पॉलिटिशियंस उनके सामने आके बकवास करते हैं। व्हाई शुड वी कमेंट ऑन दिस? आप बताएं मुझे। सबको पता है कौन चोर है, वेदर और नॉट वो प्रूफ एग्जिस्ट और नॉट वो अलग बात है। कोर्स नॉट प्रूफ, माफ करिए, whether or not the courts उनको कहते हैं वो चोर हैं कि नहीं, वो फर्क नहीं पड़ता। अवाम को पता है कि कौन चोर है और वो वोट करता है अकॉर्डिंगली, मगर कभी चोर के लिए भी वोट दे देता है। ये इलेक्ट्रिसिटी ऐसी है कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या मेरे ख्याल में हम कहते रहते हैं अपने इलेक्ट्रेट को, हम आर्ग्यू करते हैं लॉजिकली, मगर इलॉजिकली, प्रैक्टिकली हम इलॉजिकली काम करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि, चलिए छोड़िए, मैं मिसाल नहीं देना चाहता हूं, मगर जितना एविडेंस आ गया है लोगों के बारे में, फिर भी वो नहीं पकड़े जाते हैं। ऑन सम टेक्निकलिटी और ज्यादा उनको छोड़ दिया जाता है। कौन सा अमीर आदमी वाकई जेल में है इस वक्त, आप मुझे बताएं। एक भाई, मैंने तो अपने आंखों से देखा है, एक आदमी आके एक पुलिस वाले को चला दिया गाड़ी उसके ऊपर, वो भी जेल नहीं गया। मैंने इट्स इम्पॉसिबल। तो देखिए, अनलॉजिकली हम लोग आर्ग्यू करते हैं इन एन इलॉजिकल एनवायरनमेंट, इन एन इलॉजिकल सोसाइटी। क्या है? दिस इज अ बैंकरप्ट सोसाइटी, वर्चुअली अ बनाना रिपब्लिक। मेरे ख्याल में ये सब छोड़े, आप सीधे ये कहें कि हमारे लिए इस वक्त व्हाट वुड बी अ गुड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक, उस पर मैं जाता हूँ। गुड कोर्स ऑफ एक्शन मैं समझता हूँ जो आवाम चाहती है, अगर ऐसी चीज कोई है जो तो वो है इलेक्शंस हो जाए। अगर वो नहीं हो सकते इसलिए कि कोई टेक्निकल हिच है, तो अमूमन हम जाते हैं अदालतों को और कहते हैं कि भाई ये कुछ करें इसके बारे में। अगर फिर भी नहीं हो सका इसलिए कि हमने वो क्या कहते हैं, अगर द लॉ इज मेड टू लुक एन एस, अगर ट्रैफिक लाइट लाल है और 1 महीने तक लाल है, उसके माने सब लोग 1 महीने तक रुके होते हैं, तो फिर अगर ये आपका रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, अब तो लोग क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जब इंडिया एक झड़प शुरू करेगा। ठीक, क्यों करेगा? अपने फेवर्ड लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, होगी तो इधर चले, ये बात की बात है। जफर हिलाली साहब इस बारे में बात करेंगे। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक से चलूं कि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सी पैक के हवाले से, चाइना के दौरे के हवाले से। वजीर आजम साहब ने हल्फ उठाने के बाद, अपना इक्तदार में आने के बाद, ये पहला दौरा है उनका चाइना का। 2 रोजा दौरे पर गए हैं, वहां पर काफी सारे मामला तय पाए हैं। वो क्या मामला तय पाए हैं, कितना पाकिस्तान को फायदा होगा, ब्रेक के बाद में फारूकी साहब से पूछूंगी। तब तक के लिए एक ब्रेक।
वेलकम बैक। बात चल रही थी सी पैक के हवाले से, तो हमने सोचा कि अब कुछ सी पैक की बात कर लेते हैं। वजीर आजम जो है शहबाज शरीफ इस वक्त चाइना के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंचे हैं और वहां के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई है और बहुत यहाँ मामला तय पाए हैं। फारूकी साहब, क्या लगता है इस दौरे से कोई फायदा पहुंचेगा पाकिस्तान को? अभी ब्रेक के दौरान मरियम, सलमान साहब भी और वजाहत साहब भी कह रहे थे कि अब अच्छी बातें करते हैं। बिल्कुल मतलब ये है काफी लड़ाई हो गई है, अब वाकई अच्छी बातें करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जो हिलाली साहब ने अभी थोड़ी देर पहले जिस खदशे का इजहार किया था कि ऐसी हुकूमत से जो 3 महीने जिसकी मुद्दत अभी रह गई हो, तो उसके साथ चीन की हुकूमत क्या मामला तय करेगी। ये रियासी सतह के मुआहदे होंगे और जो भी सी पैक जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, ये मेरे ख्याल के मुताबिक कोई भी हुकूमत इसको रोल बैक करने की या इसमें रखने की जरूरत नहीं कर सकती। ये एक बड़ा गेम चेंजर प्रोजेक्ट है और इसको मेरे ख्याल के मुताबिक हर हुकूमत को जारी रखना है, हर सूरत जारी रखना है। जितनी इस पर सरमायाकारी हो चुकी है, चीन भी ऐसा कतई तौर पे कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसमें वो अपने इस प्रोजेक्ट को पीछे लेके जाए। पाकिस्तान में रुकावटें आ सकती हैं, स्पीड स्लो हो सकती है, लेकिन सारी हुकूमतें उसको जारी रखना चाहती हैं। इसी तरह से मेरा ख्याल अपना यह है कि जो सरमायाकारी चीनी कंपनियों की, जिसके बारे में आज हमने सुना कि वो सरमायाकारी के लिए तैयार हैं, हमारी हुकूमतों को जो काम करने की जरूरत है वो बेसिकली होमवर्क है। हमने जो पहले वाली सरमायाकारी के मुआहदे हुए थे वो क्या पाकिस्तान में करवा ली है? क्या हमने उन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल कर लिया? क्या हम जो चीनी हुकूमत के पास अपने जो मिनट्स लेके गए हैं उसमें कहीं है कि जो काम हमारे जिम्मे था हमारी हुकूमतें वो काम कर चुकी हैं? हमने हर मामले में थोड़ी सी ताखीर की है, थोड़ी सी नहीं बहुत सी ताखीर की है। अब अगर नए प्रोजेक्ट्स की मंजूरी होती है, जैसे वो जो कराची का रेल का मंसूबा जो है उसकी मंजूरी भी हो गई, कहा गया कि चाइना उसमें सरमायाकारी करेगा, शमसी तवानाई के लिए 10,000 मेगावाट के लिए वो सरमायाकारी करेंगे, साफ पानी के लिए। लेकिन ये कुछ काम तो ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों की हुकूमतों से करवानी नहीं चाहिए। अपने मुल्क के अंदर इतने आपके पास वसाइल होने चाहिए और आपकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि आप खुद से ये काम कर सके। बाकी चीन के साथ जाहिर है कि पाकिस्तान के सियासी ताल्लुकात भी हैं, कश्मीर का इशू भी है, इस रीजन की पॉलिटिक्स में चीन के साथ आपको बहुत मिलके चलना पड़ता है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में आपको एक तवाज़ुन रखना पड़ता है। अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा। पहले हम सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के करीब थे, फिर जब भुट्टो गवर्नमेंट में जब हम चाइना के ज्यादा करीब हुए तो फिर भी अमेरिका और चाइना के साथ ताल्लुकात में हमने एक तवाज़ुन रखा। पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल पेश आती है जब वो दोनों मुल्कों के दरमियान किसी के ज्यादा करीब होता है, तो एक मतलब अमेरिका की तरफ से हमें प्रेशर आ जाता है। अब अफगानिस्तान के मामले से हमें निपटना है, दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है वहां पे चाइना हमें बड़ा हेल्पफुल हो सकता है, कश्मीर के मामले में हमें हेल्पफुल हो सकता है, मईशत को बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ उसका ताउन बड़ा जरूरी है। और हम वो ताउन हम लेंगे तब जब हम यहाँ पे अपना होमवर्क मुकम्मल करेंगे और अपने प्रोजेक्ट्स को होमवर्क करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सलमान साहब सी पैक की एक्सटेंशन के हवाले से आपको क्या लगता है? देखिए, बात बड़ी सादी सी है। जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है उसके अंदर 4 पहलू उजागर किए गए थे। एक था जियो इकोनॉमिक्स का, ठीक है, एक था जियो कनेक्टिविटी का, एक था रीजनल रिलेशनशिप का और एक था गवर्नेंस का कॉन्टेक्स्ट का, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट। अब आप अगर सी पैक से बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको अपने इन 4-5 नुकात के ऊपर तवज्जो देनी होगी। जो बात अभी फारूकी साहब कह रहे हैं होमवर्क की बात, अब हो ये रहा है हम तो अपनी अंदर की लड़ाइयों से ही बाहर नहीं निकल पा रहे और सियासतदान भी लड़ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट भी एक दूसरे के साथ है, वो भी है, एक दूसरे के साथ हम मद्दे मुकाबल खड़े हैं। ऐसी सूरत हाल में ना आपकी कोई गवर्नेंस ठीक होगी, ना आपकी इकॉनमी ठीक होगी, ना आपकी पॉलिटिक्स ठीक होगी। आप ये जितने मर्जी माहिदे करते रहे सी पैक के नाम पर, फला के नाम पर, वो भाई पहले अपना घर तो ठीक कर लो, अपने घर के साथ तो अपने मामला दुरुस्त करो। जो चीज़ें ठीक करनी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर तो हम करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ ये जो बाहर से जितने भी प्रोजेक्ट्स असाइन होंगे अपनी जगह अपनी अहमियत है, इनको कोई अंडरमाइन नहीं कर रहा। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि अगर किसी का ख्याल ये है कि हम अपनी पॉलिटिकल महाजराई को बुनियाद बनाकर, अपने पॉलिटिकल क्लैशेस को आगे बढ़ाकर और गवर्नेंस के फरसूदा तरीकों के साथ चलकर अगर हम समझते हैं कि हम जो है ना सी पैक से फायदा उठा सकेंगे तो ये सिर्फ एक खामखाली के सिवा और कुछ नहीं है। अच्छा, वजाहत साहब, कर्जों की रीस्केजुलिंग के हवाले से बात हुई है, मजीद मोहलत मांगी गई है, इससे कितना पाकिस्तान को बेनिफिट होगा? क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि हमारे बीच में एक मोहतरम साबिक सफारतकार मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लें। उनसे इस पे ज़फर हिलाली साहब, आपको क्या लगता है कर्जों की रीस्केजुलिंग के हवाले से बातचीत हुई है दोनों वज़ीर आज़म के माबैन, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए कितना बेनिफिशियल होगा? देखिए, बात तो मुझे एक चीज का बड़ा फिक्रमंद मैं इसलिए हूँ, ये सी पैक वी पैक सब ठीक हो जाएगा,
इसलिए इधर हमारे बेनिफिट है और हमें उनको, हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। और हम जो चीन को दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेस, इन टर्म्स ऑफ लैंड रूट टू द इंडियन ओशन, ये वो सब हम जानते हैं और वो उनको चाहिए पूरी तरह। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस अमेरिका ने कल अनाउंस किया है कि मिलिटरीली हिंदुस्तान को वो बिल्डअप करना चाहते हैं चीन के खिलाफ। हाँ। अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि हमें कौन मदद करेगा अगर वो बिल्डअप कर रहे हैं हिंदुस्तान को, और हमें ये तो पता है कि हिंदुस्तान उनसे जरूर हर चीज देगा मगर इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान के खिलाफ। वो चीन के साथ वो इतने पागल नहीं है कि वो जाके उनके साथ लड़े, इसलिए कि वो अमूमन पिटते हैं उनसे। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम किसके पास जा रहे हैं, और इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा कोई अलायंस नहीं हो सकता है चीन के साथ? क्या हमारा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता है चीन के साथ कि अगर इंडिया को अमेरिका पब्लिकली बढ़ा रहा है और वो मेंबर हो गया है क्वाड को, स्ट्रेटेजिक एलाई हो गया है, मेजर नॉन नेटो एलाई हो गया है, तो हम क्या हैं चीन के साथ? तो ये मेरे ख्याल में मुझे मुझे फिक्रमंद मैं इस बात पे हूँ। इतना नहीं हूँ मैं कि ठीक है डिले हो गया है प्रोजेक्ट सीपेक के, गलत वजह के लिए डिले हो गया है, मगर अब मेरे ख्याल में अच्छी बात होगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर 3-4 चीज़ों की, वो ग्वादर का एयरपोर्ट, वो ग्वादर का पानी, साथ 10 बिलियन का रेलवे, साथ एक 10 मेगावाट का इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सब चीजें तो वो सुनाया करके ले आएंगे और फिर रोल ओवर भी होगा डेट को। आखिर $30 बिलियन हम उनको वो करते हैं। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान को जो बिल्डअप हो रहा है इन द वेस्ट, वो हम कैसे उसको हम कन्फ्रंट करेंगे, और हमारे पास है क्या अलायंस है, क्या दोस्तियां हैं? वजाहत मसूद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जफर साहब, आप ही से एक सवाल करना चाह रहा था कि हमारे पास लिवरेज क्या है इन केस के दो सॉवरेन कंट्रीज लाइक अमेरिका एंड इंडिया, अगर वो अपने दफाई या दूसरे मामलात में एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हैं या स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहते हैं, तो व्हाट लिवरेज डू वी हैव एज पाकिस्तानी एज अ नेशन? मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा आप हमें एजुकेट करें इस पे। ज़फर हिलाली साहब, वो हो सकता है जो हम कर सकते हैं उनके लिए। वो क्या है? हम एक उनको रूट दे सकते हैं, हम उनको एग्रीकल्चर दे सकते हैं। उन्होंने कहा है कि वी वांट टू डबल आवर एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स फ्रॉम यू। हम उनको फैक्ट्रीज और अलोंग द सीपेक्स रूट्स हम उनको इंडस्ट्रियल फ्री जोन्स दे सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं। हमारा लेबर चीप हो गया है, अभी उनका लेबर बड़ा एक्सपेंसिव हो गया है, तो बेसिक चीजें हम बना के उनको बेच सकते हैं, वो फिर ले जाके और कुछ वैल्यू ऐड करके कर सकते हैं। देखिए, अगर हम ये सब चीजें करने का ऑफर करें और एक प्लान बनाएं और उनको बताएं कि हम वी वांट टू बी योर ट्रू एलाई, तो शायद कुछ हो। ये तो नहीं है कि हम कह सकते हैं कोई कुछ नहीं हमारे पास, उनके पास सब चीज है लिहाजा नहीं है। हमारे पास एक्सेस है, ज्योग्राफी है, पॉपुलेशन है, काम करते हैं, सस्ता, वी आर द चीपेस्ट लेबर। आपको पता है कि इस वक्त हमारा पर कैपिटल प्रोडक्शन जीएनपी इथियोपिया से कम है। ठीक, ज़फर हिलाली साहब, इंडिया छोड़े नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस पर भी लेकिन मेरा ख्याल ये है कि बस टाइम का मैं शॉर्ट, मैं आखिरी सिर्फ छोटी सी बात कहूँ। ज़फर हिलाली साहब बहुत काबिल एहतराम और ज़ाहिर है कि उनके ख्यालात हम सबके लिए ज़्यादा बेहतर हैं, हम सबसे बेहतर हैं। लेकिन मेरे अपने ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान जैसे मुल्क को ना तो चाइना की कॉलोनी बनना चाहिए, ना उनको वो फैसिलिटेट इस तरह से करना चाहिए कि कल को आप पछताएं इस बात पे कि हमने चाइना को वो मराद दे दी। मुल्क है, दूसरा मुल्क है, उसके साथ हमारा जो एक फर्क है उसको बड़ा वाज़ेह रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो सारी मराद वही देनी चाहिए जो एक बिल्कुल हम सहमत हैं आपके इस पॉइंट से। सलमान आबिद साहब, वजाहत मसूद, खालिद फारूकी, ज़फर हिलाली, आप सबका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।